आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की। इंडिया टीवी ने आपको जो दिखाया, जो खबर बताई, वो खबर 100% सही साबित हुई, सटीक साबित हुई। जी हां, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। 23 नवंबर को नतीजे के दिन ही इंडिया टीवी ने आपको ये बता दिया था कि जनता ने ये जनादेश बीजेपी के पक्ष में दिया है। ये जनादेश हिंदुत्व के पक्ष में है। ये जनादेश हिंदुत्व के पोस्टर बॉय देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में है। और आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जहां सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई। अब से थोड़ी देर में अब महायुति की बैठक होने जा रही है। महायुति की इस बैठक में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की ओर से इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं एनसीपी के नेता अजीत पवार वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। महायुति की ये बैठक शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में औपचारिक तौर पर फडणवीस को महायुति का नेता भी घोषित कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता तो वो हैं ही, लेकिन औपचारिक तौर पर महायुति के नेता भी इसी मीटिंग के बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद तीनों नेता मिलकर गवर्नर हाउस जाएंगे, जहां देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि आपल्या भारतीय जनता पक्षाला 132 आणि आपल्या मित्रांसोबत 137 जागा, एक प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला। हा इतिहास मला असं वाटतं की अभूतपूर्व अशा प्रकारचा आहे। या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। देवेंद्र फडणवीस आज जब मंच पर खड़े हुए थे, वो बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर मंच पर मौजूद थे। आज तारीख है 4 दिसंबर 2024, लेकिन मैं आपको आज से ठीक 5 साल पहले, यानी 5 साल 3 दिन पहले, वो तारीख थी 1 दिसंबर 2019। विधानसभा में खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। आज उन बातों को एक बार फिर से दोहराने का वक्त आ गया है। आज देवेंद्र फडणवीस को जब विधायक दल का नेता चुना गया, तब उस वक्त उनके तेवर, उस वक्त उनका अंदाज, उस वक्त उनका जोश और उनका दावा, सब कुछ सही और सटीक साबित होता नजर आ रहा था। फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार जब वो जनता को संबोधित करते हैं, जब अपने नेताओं को संबोधित करते हैं, तब वो क्या कहते हैं,
वो भी सुने। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दूं, महायुति के तीनों नेता इस वक्त राजभवन की तरफ आगे बढ़ गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सीएम आवास से राजभवन के लिए महायुति के तीनों नेता निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। यानी कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये तीनों नेता राजभवन के लिए निकल चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी और फडणवीस के समर्थकों के बीच में तो बड़े जश्न का माहौल है। ये देखिए, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी वो तस्वीरें आ चुकी हैं। एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को इस तस्वीर में, अजीत पवार भी इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। राजभवन के लिए निकल चुके हैं महायुति के ये नेता, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सबसे आगे एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। कहने को पूछने वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे क्यों नहीं, क्यों देवेंद्र फडणवीस ही, लेकिन ये बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। ये मैंडेट इतना प्रचंड है, ये बीजेपी के जीत का मैंडेट है, ये देवेंद्र फडणवीस की कार्यप्रणाली का मैंडेट है, ये हिंदुत्व का मैंडेट है। इसलिए ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री तो बनना ही था। राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजभवन पहुंचे हैं महायुति के तीनों नेता। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, आप लोगों ने भी प्रयास तो किया होगा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे तक पहुंचने का, उनसे उनकी राय जानने का, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस महायुति की ओर से नहीं हुई है। तो दिनेश, ये बताएं कि राजभवन में दावा पेश करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या उससे पहले कोई बयान आ सकता है? देखिए, इसके पहले का ट्रेंड ये रहा है कि दावा पेश करने के पहले तीनों नेता जो है वो आते, मीडिया से मुखातिब होते और तस्वीर बताते हैं कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। ये हमेशा का चलन रहा है। आपसे कुछ ही क्षणों बाद तीनों नेता राजभवन में आ जाएंगे, तब वो सीधे राज्यपाल से मिलने जाते हैं या फिर परंपरा के अनुसार मीडिया के पास आएंगे। मैं आपको सामने तस्वीर बता दूं, देखिए यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजभवन का ये जो मुख्य हॉल है, इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। तो चलन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि अब तक एक बात साफ नहीं हो पाई है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा कोई और अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे या फिर सिर्फ 3 लोग, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, ये साफ नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनकी होगी महायुति की, तब इस पर से भी पर्दा हट जाएगा, क्लैरिटी दे दी जाएगी। कई बीजेपी नेताओं से और शिवसेना के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अब ये फैसला जो है तीनों बड़े नेता मिलकर लेंगे। कुछ मंत्री पदों पर अब भी पेच फंसा हुआ है, तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद जब ये तीनों बड़े नेता मीडिया के सामने आएंगे, तब तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कल कुल कितने लोग इस शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही में दिनेश, राजभवन की तस्वीरें हैं और देवेंद्र फडणवीस के बगल में अजीत पवार एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कुछ बातचीत होती हुई नजर आ रही है, जैसा मैं तस्वीरों को देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। एकनाथ शिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही, लेकिन आज सरकार बनाने का दावा तो पेश करना ही था, इसलिए राजभवन में इन तीनों नेताओं की मौजूदगी दिखाई दे रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी जब धन्यवाद ज्ञापित किया, अपना पहला संबोधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, तब उन्होंने अजीत पवार का भी धन्यवाद किया, उन्होंने एकनाथ शिंदे का भी धन्यवाद किया, उन्होंने रामदास आठवले का भी धन्यवाद किया। और इस वक्त जो राजभवन से अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम बड़े नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिनेश, आप मुझे बता सकें अगर इस वक्त कौन कौन नेता राजभवन में मौजूद है, क्योंकि भले ही 3 सबसे बड़े दल जो सबसे आगे पायनियर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बाकी नेताओं की और बाकी दलों की भी ताकत रही है। जी देखिए, यहाँ पर इस समय राजभवन में सीधे पहले वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे
और इसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल, इसके साथ ही में राव साहेब दानवे जो बड़े नेता है, सुधीर मुनगंटीवार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, इसके अलावा शिवसेना के जो बड़े नेता है वो तमाम नेता मौजूद है। और सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल का। 3 बजे का समय दिया गया था, कुछ देरी हो रही है, तो जैसे ही राज्यपाल आएंगे उन्हें सरकार बनने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। साथ ही में स्वरूप भी जो क्या होगा शपथ ग्रहण समारोह का, उसके बारे में अभी तस्वीर देख रही हूँ, बड़े हंसी के ठहाके लग रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल एकदम खिलखिलाकर हंस रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल इस वक्त राजभवन के अंदर दिखाई दे रहा है। उधर चंद्रशेखर बावनकुले, पंकजा मुंडे, आप देखें अंदर का जो माहौल है वो बड़ा खुशनुमा बना हुआ है। दिनेश, स्वाभाविक है, देखिए जिस तरह का संघर्ष इन्होंने किया है लोकसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद, पिछले 4 महीनों में जितनी कड़ी मेहनत न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने, न सिर्फ एकनाथ शिंदे ने, बल्कि अजीत पवार के गुट ने भी बड़ा संघर्ष किया, तो तीनों दलों ने जो सामंजस्य दिखाया, जमीन पर जो पसीना बहाया, उसी का नतीजा है कि आज इतने प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार बना रहे हैं। और जिस तरह के पिछले 5 साल रहे हैं, और उसमें भी पिछले खास तौर पे 2.5 साल रहे शिवसेना के लिए और अजीत पवार के लिए पिछले 1.5 साल, तो काफी मुश्किल भरा समय रहा है। ऐसे में आज जब वो सरकार बनाने के अंतिम चरण में है, दावा पेश करने जा रहे, तो स्वाभाविक है जो इतने दिनों का संघर्ष आज जो परिणाम दे रहा है, फलस्वरूप जब उनकी सरकार बनने जा रही है, उस सरकार में भी बड़ा हिस्सा जो है वो भी उन्हें मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, खासतौर पे एनसीपी अजीत पवार को। तो स्वाभाविक है उनके नेता जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता हो वो भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आपने बात सम्मान की कर दी है, तो सम्मान तो मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे होगा उसी से पता चलेगा। माना कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और बीजेपी के पास विधायक ज्यादा, लेकिन उसके अलावा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके पास, उनके खेमे में कितने मंत्री पद जा सकते हैं और कौन कौन से मंत्रालय जा सकते हैं, ये भी तो डिस्कस हो ही गया होगा, ये भी तय कर ही लिया गया होगा। आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए लगभग स्वरूप जो है वो बता दिया गया है। बीजेपी के पास करीब 20 से 22 या 24 मंत्रालय तक जा सकते हैं। शिंदे सेना जो है उन्हें 10 से 12 मंत्रालय जा सकते हैं। साथ ही में अजीत पवार जो है उन्हें 7 से 8 मंत्रालय मिल सकते हैं। अजीत पवार के खेमे की तरफ से 7 कैबिनेट मंत्री पद, 2 राज्य मंत्री, केंद्र में 1 मंत्री पद जो प्रफुल्ल पटेल होना चाहिए। इसके अलावा किसी एक राज्य में उनके किसी एक बड़े नेता को राज्यपाल बनाया जाए, ये मांगे उन्होंने रखी है। ठीक इसी तरह से जो शिवसेना है उनको जब पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, गृह मंत्रालय की भी संभावना लगभग कम हो गई है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम जो अन्य बड़े विभाग है उसमें फिर रेवेन्यू की बात करें, अर्बन डेवलपमेंट हो, सामाजिक न्याय हो, कृषि मंत्रालय हो, इसके साथ ही में अन्य करीब 9 प्रमुख मंत्रालयों की मांग वो कर रहे हैं। कितना उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं को मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, तस्वीर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें। इस वक्त राजभवन में महायुति के तीनों नेता पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है गवर्नर साहब का कि वो आकर बैठें और उसके बाद फिर जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य जानकारी दे रहे हैं कि फडणवीस कैबिनेट में मैक्सिमम 43 यानी कि 43 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी के कोटे से 21 मंत्री, शिंदे की पार्टी से 12 और अजीत पवार की पार्टी से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आज सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ऐसे में दिनेश, क्या मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही मंत्रियों का भी हम शपथ ग्रहण देखेंगे? दिनेश, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद जब शपथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे तभी तस्वीरें साफ हो पाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से अंतिम क्षणों तक प्रयास किया जा रहा है कि जो उनकी मांगे हैं उसे मान ली जाए। अब चूंकि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो ऐसे में वो फिर भी प्रयास करे कि शायद आखिरी क्षणों में कहीं कोई बात बन जाए, शायद एक मंत्रालय उन्हें और थोड़ा ज्यादा मिल जाए। इसीलिए
आधिकारिक तौर पर न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना ही शिंदे सेना या फिर एनसीपी की तरफ से इस बात को लेकर क्लैरिटी दी जा रही है। जितने नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई है उनका सिर्फ यही कहना है कि दो फॉर्मूले हैं जिस पर काम किया जा रहा है। पहला फॉर्मूला एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, इस तरह का एक पहला फॉर्मूला है। इस पर बात बन गई तो ठीक है, अन्यथा दूसरा फॉर्मूला मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री के अलावा तीनों दलों के 3 से 4 नेता जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये फॉर्मूले पर अभी भी बात चल रही है। आखिरी मुहर संभवतः लग गई है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर साझा नहीं किया गया जानकारी के लिए, इसीलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अगले कुछ मिनटों बाद तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी कि कल क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे या फिर अन्य मंत्री जो है, जो संभावित मंत्री, उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी। जी देखिए, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये बड़ी जीत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से यही कहा गया, उसमें डबल इंजन की सरकार की अपनी भूमिका है। जब देवेंद्र फडणवीस उठे अपनी बात रखने के लिए तो उन्होंने यही कहा ना, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, ये तमाम बातें की गई। अभी देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, बीजेपी की जो दोनों केंद्रीय ऑब्जर्वर आए थे वो दोनों भी इस वक्त आ चुके हैं। निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं, वो दिखाई दी हैं। विजय रूपाणी भी इन तस्वीरों में दिखाई दी है। विनोद तावड़े भी इस वक्त उनके साथ इसी रूम में दिखाई दे रहे हैं और बस इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही गवर्नर आते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दिनेश, अभी और कितना समय लग सकता है और औपचारिकताएं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं? देखिए, अब से किसी भी पल राज्यपाल जो है वो मुख्य राजभवन के उस दरबार में आ जाएंगे जहां पर तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं उस हॉल में। तो किसी भी क्षण ये घड़ी आ सकती है जब राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद प्रक्रिया यही है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल जो है नंबर्स चेक करेंगे, 145 बहुमत का आंकड़ा है, उस बहुमत से ज्यादा नंबर या बहुमत का आंकड़ा जब दिखा दिया जाएगा तब राज्यपाल जो है जो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सरकार बनाने की जो दावा है उसे मंजूर कर लेंगे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, चूंकि विधायक दल के नेता चुन लिए गए बीजेपी की तरफ से और महायुति के भी नेता जो है वो चुन लिए गए, ऐसे में वो सीएम डेजिग्नेट हो जाएंगे, ये प्रक्रिया है। और कल जब वो शपथ लेंगे तब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें सरकार बनाने की दावा उनका मंजूर कर लिया जाएगा तो उसका और बाद जो है आगे की तमाम प्रक्रियाएं की जाएगी। साथ ही में इस सरकार बनाने का दावा पेश करते वक्त एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक शिवसेना की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। उनके नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है सरकार में शामिल होने पर वो रजामंद हो गए और संभवतः उप मुख्यमंत्री के पद पर भी वो जो विराजमान होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा शिवसेना की तरफ से नहीं की गई, जबकि दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि सरकार में अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे और संभवतः अगर वित्त मंत्रालय मिलता है तो वो भी चाहेगी एनसीपी की वो उनके पाले में जाए। तो तस्वीर एनसीपी की तरफ से पूरी तरह से साफ है, बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से साफ है। बस एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है उनकी तरफ से इस समय तक अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बात नहीं साझा की जा रही। तो इसका अर्थ ये है कि वो तमाम प्रयास करना था, वो प्रयास अभी देखिए, अब तो अगर समय के लिहाज से देखें तो अब तो 24 घंटे का भी समय बाकी नहीं रहा कल के शपथ ग्रहण में। अब तो बस एक एक पल इंतजार कर रहे होंगे नेता भी कि कितनी जल्दी ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और कब नेता शपथ ग्रहण करते हैं। और इस वक्त जो दावा पेश करने की प्रक्रिया है वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी आज हम यूं कहें कि दिनेश उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए डल दिखाई दे रही है, या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक बड़ी अच्छी ट्यूनिंग दिखाई दे रही है। कुछ कुछ मसलों को लेकर बार बार दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक ही कार में सवार होकर तीनों नेता आए। इस वक्त देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे विनोद तावड़े से कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो नया इक्वेशन बना है, इस नए इक्वेशन में देवेंद्र फडणवीस के ज्यादा नजदीक क्या अजीत पवार दिखाई देते हैं? देखिए, इसके 2 महीनों हैं। अजीत पवार ने उस समय देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया था 2019 में, जब शरद पवार ने बड़ा धोखा दिया था। शरद पवार के साथ सरकार बनाने की बातचीत हो गई थी। आखिरी समय जब शपथ लेना था तब शरद पवार पलट गए। बावजूद इसके
अजीत पवार ने अपने चाचा की बात नहीं माने, चूंकि उन्होंने जुबान दी थी देवेंद्र फडणवीस को कि वो सरकार में शामिल होंगे, तो बहुमत नहीं होने के बावजूद भी एनसीपी के कई विधायकों ने साथ छोड़ने के बावजूद भी अजीत पवार गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो सरकार गिर गई। तो देवेंद्र फडणवीस ये भूले नहीं है कि अजीत पवार ने उस समय मदद की थी जब उनके चाचा ने देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिया था। तो देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी प्रतिमा यही है कि वो दोस्तों को कभी भूलते नहीं और खास तौर पे मुश्किल समय में मदद करने वाले को तो कभी नहीं भूलते हैं। तो ये उनका इक्वेशन है अजीत पवार के साथ। एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे को वो 90 के दशक से जानते हैं, लेकिन 2004 में जब पहली बार विधायक बने एकनाथ शिंदे, तब से देवेंद्र फडणवीस की बॉन्डिंग जो है धीरे धीरे जुड़ने लगी है। लेकिन 2019 में जब उन्हें बगावत का धोखा मिला उद्धव ठाकरे से, उसके बाद से वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से बदला लिया जाए और 2022 में उन्हें वो मौका मिला। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का समय था, ये वो पल था जब उनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हुई। एकनाथ शिंदे ने तस्वीर एक बार मैं दिनेश दर्शकों को बता दूं, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हॉल में आ चुके हैं और अब यहीं से सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए दर्शक देखने जा रहे हैं। दावा पेश किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, नंबर्स के लिहाज से देखें 132 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना ने 57 सीटें जीती, ये भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक रहा। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने भी अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। अब देखिए औपचारिकताएं पूरी होते हुए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की ओर से भेजे गए दोनों केंद्रीय ऑब्जर्वर भी इस वक्त मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण और उनके बगल में ही बैठे हुए हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी। विनोद तावड़े भी इस रूम में मौजूद है। सारी औपचारिकताएं ये देखिए, अब कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सचिन, अगर आप बता सके, कागजी कार्रवाई ये तो औपचारिकताएं हैं, लेकिन औपचारिकताओं की ही अपनी अहमियत है। सिर्फ एक दस्तखत से ये तय हो जाता है कि कौन सीएम बनने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है या कौन सरकार से बाहर होने जा रहा है। तो ये औपचारिकताएं क्या है सचिन? चले दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सचिन, मैं फिर कोशिश करती हूँ आपके पास आने की। सचिन, अगर आप मुझे सुन पाए हो, ये औपचारिकताएं क्या हैं? कुछ कागजात एक्सचेंज हो रहे हैं? देखिए, अभी राज्यपाल का जो है इंतज़ार किया जा रहा है और जैसे ही वो आ जाएंगे दावा पेश किया जा रहा है और दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद तीनों नेता जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे और जिसमें बताएंगे कि कल जो शपथ ग्रहण होना है उसमें ये दावा पेश किया जा रहा है। सचिन, ये देखिए, एकनाथ शिंदे अपने हाथों से एक पत्र इस वक्त गवर्नर साहब को दे रहे हैं। अब इस पत्र में क्या है, और उसमें देखिए देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, इन तीनों का साथ, ये महायुति और महायुति की ताकत। जी सचिन, बताएं। जी बिल्कुल, वहाँ पर तीनों नेता पहुंचे हैं, दावा पेश यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें अब कोई जो है कोई आशंका नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि सरकार के पास बहुमत नहीं, क्योंकि इतना थंपिंग मेजोरिटी सरकार को मिली है। खुद बीजेपी जो है 132 और 5 निर्दलीय और छोटे दलों का आंकड़ा अगर जो है तो 137 होता है और उसके बाद अजीत पवार के 41 और एकनाथ शिंदे के 57, तो बहुमत का आंकड़ा जो है 230 तक पहुंचा है और यह और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बाकी जो छोटे दल रहते हैं, जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो अपने आप जुड़ जाते हैं। रही बात अब सरकार स्थापन करने की, तो हमें जो ये सूत्रों से अभी जानकारी मिल रही है कि महायुति के नेताओं का ये कहना था कि मुंबई में 7, 8 और 9 दिसंबर को 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें पहले प्रोटेम स्पीकर आप जब तक जानकारी दे रहे तब तक फूलों का गुलदस्ता भी आ चुका है। फूलों का गुलदस्ता देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थमाया जा रहा है और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सरकार बनाने का न्योता दिया गया, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया। मध्य में आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार,
इस महायुति की ताकत बढ़ाते हुए। और गवर्नर के ठीक बगल में आप देखिए बीजेपी के दोनों केंद्रीय ऑब्जर्वर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी नजर आ रहे हैं, यानी शिंदे पवार डेप्यूटी और वहीं एकनाथ शिंदे माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब यहां से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या अब इसमें भी कोई शंका रह गई है सचिन? क्योंकि अभी दिनेश ये कह रहे थे कि अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री रहेंगे ही, एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी उनके नेताओं ने अभी तक अपनी पोजीशन इस लिहाज से साफ नहीं की है कि मंत्रालय तो वो लेंगे, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री का पद भी लेंगे या नहीं? जी मेरे जो सूत्रों की जानकारी है और इसके पहले भी हमने बता दिया है अपने दर्शकों को कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, यही सरकार का फॉर्मूला है। सीएम तो देवेंद्र फडणवीस बनना तय है और दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो अजित पवार, उनका भी बनना तय है और एकनाथ शिंदे भी सरकार का हिस्सा रहेंगे और वो भी डिप्टी सीएम रहेंगे। देखिए दावे जो दावा पेश किया गया है, यहाँ पर महायुति के तमाम नेता थे और इसमें खास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस में जो छोटे दल थे जैसे कि जन स्वराज पार्टी के विनय कोरे भी उसमें दिखाई दे रहे, रत्नाकर गुट्टे सिंगल राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक ही विधायक चुनकर आए, लेकिन उनको भी बुलाया है। तो देवेंद्र फडणवीस की एक खासियत है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं और एकनाथ शिंदे को भी ये पता है, इसलिए एकनाथ शिंदे मान गए। देवेंद्र फडणवीस उन्हें कल खुद गए थे मिलने के लिए। इसके पहले 2 बार उन्होंने गिरीश महाजन को उनको मिलने के लिए भेजा था, उनका मैसेज भेजा था और कहा था कि उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा। और जो हमें सूत्रों से जानकारी है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार का हिस्सा होंगे, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की। ठीक, अब सचिन ये बताएं कि मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये तो तय हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल में किसे कितनी तवज्जो, किसे कौन सी सीट, कौन सी पोजीशन दी जाएगी, जरा ये भी बताएं। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप जानकारी जैसे दे रहे एकनाथ शिंदे के पास, तो वहीं अजीत पवार के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री जा सकती है। इसके अलावा जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, कौन कौन से मंत्रालय किस किस पार्टी को? अभी देखिए मोटे तौर पर ये तो तय है, जैसे कि आपने कहा कि गृह मंत्रालय जो है वो एक बीजेपी के पास ही रहेगा, देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है शुरू में बीजेपी और बीजेपी ये दोनों डिपार्टमेंट अपने पास रखना चाहती है और इसके बदले में राजस्व जैसा विभाग जो बीजेपी के कोटे में है वो एकनाथ शिंदे को, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ये देने का पहला एक प्रस्ताव था जिस पर चर्चा भी हुई है और ये चर्चा अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इतना तय है कि गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के पास रहेगा। इसके अलावा राजस्व हो, पीडब्ल्यूडी हो, कृषि हो, अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय हो या फिर जो है मेडिकल एजुकेशन हो, रूरल आदिवासी डिपार्टमेंट, तमाम जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको लेकर अब बैठक होगी। और ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जो मनोनीत है अभी देवेंद्र जी बधाई हो आपको। तो देवेंद्र जी यहाँ पर जा रहे हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके लिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तीनों नेता आपस में बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें कुछ बातें का अंदाजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगी कि कितने लोग कल जो है शपथ ले सकते हैं और पोर्टफोलियो को लेकर अब बात कहाँ तक फंसी है और कहाँ तक सुलझ पाई है।